तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज फिर से हमारा जो सेशन चलेगा वो पॉलिटी का चलेगा। लास्ट सेशन हमने पॉलिटी का ही देखा था और जब तक हमारा ये पॉलिटी का सेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक अगली क्लास नहीं आएगी। मतलब आप ये मान के चलिए 2 से 3 क्लासें रेगुलर पॉलिटी की आएंगी। हमारा फंडामेंटल राइट वाला जो सेक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए अगला सेशन लेके आऊँगा, ठीक है। दूसरी बात, आने वाले संडे के लिए जो लाइव क्विज के टॉपिक हैं वो मैं अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर चुका हूँ। आप लोग वहाँ से उसको देख लेना। उसमें मैंने उत्तराखंड के जो टॉपिक दिए हैं वो गोरखा राजवंश और उस गोरखा और आपका ये पंवार राजवंश और ब्रिटिश भू राज व्यवस्था मैंने उत्तराखंड से दिया है। ज्योग्राफी मैंने अक्षांश देशांतर के साथ साथ आपका एक और टॉपिक दिया है, आप वहाँ पे देख लेना। और जो पॉलिटी है उसमें नागरिकता और मूल अधिकार यानी सिटीजनशिप और ये फंडामेंटल राइट वाला सेक्शन है। हिंदी के अंदर मैंने इस बार विलोम शब्द दिए हैं जो कि विदाउट ऑप्शन होंगे और जिसका सोर्स होगा आपका ल्यूसेंट, ठीक है। आपको मैं विलोम शब्द पूछूंगा, आप ये मान के चलना ईजी वाले नहीं पूछूंगा, मतलब ठीक ठाक पूछूंगा जो लूसेंट के अंदर दिए होंगे और वो विदाउट ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। जो उत्तराखंड के दीवाने हैं आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना, उत्तराखंड की क्लास जल्दी आएगी। ये क्लासेस सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो कहाँ तक पढ़ा था, उपाधियों का अंत यानी आर्टिकल 18 तक मैंने पढ़ाया था। आज हम आर्टिकल 19 से आगे करेंगे जिसमें क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। यानी जो फंडामेंटल राइट के अंदर है वो कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार वाला सेक्शन है आपके मूल अधिकारों में जो संविधान में दिया है वो आर्टिकल 19 से 22 तक है, ठीक है। यानी आर्टिकल 19 से 22 तक। अगर आपसे पूछता है जो स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है किन अनुच्छेदों में वर्णित है, आप कहोगे 19 से 22 तक। यहाँ पे से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है फंडामेंटल राइट के अंदर, यानी इस वाले पोर्शन से ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आपके पेपर में वो क्वेश्चन पूछे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, आपने ध्यान रखना है कि कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले हम आर्टिकल 19 देखेंगे। कौन सा देखेंगे? आर्टिकल 19, ठीक है। अब देखिए, जब आर्टिकल 19 की बात आती है, ये क्या है, अपने आप में एक स्वतंत्रता का अधिकार है। जो पहला वाला आता है वो आर्टिकल 19 के अंदर आता है। उस स्वतंत्रता के अधिकार में जो आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं उसके अंदर बहुत से पॉइंट हैं जिनमें से मेनली कितने खंड वर्तमान में है, 6 खंड है, ठीक है। यानी इसके अंदर आपको 6 खंड देखने को मिलेंगे, यानी 6 खंड का मतलब 6 पार्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब 6 खंड का क्या मतलब होता है, इस 6 खंड का क्या अर्थ है? इसका आंसर जैसे 19 है, 19 के अलावा 19(1), 19(2), 19(3), 19(4 ऐसे आएंगे, ठीक है। अब देखिए, मेन चीज़ आपका क्या है, जो ये 6 खंड हैं इस 19 आर्टिकल को ऐसे डिवाइड किए हैं। आपको आर्टिकल याद नहीं करने हैं, आपको ये समझना है कि हाँ इस टाइप की चीज़ें हमारे संविधान में वर्णित है, ठीक है। अब देखिए, जो 19 का 1 है 19 के 1 का है उसमें आपका 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। यानी जो 19 का 1 है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का, 6 प्रकार की, ठीक है। यानी इसमें क्या है, 19 के 1 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। ध्यान रखना है इसको, ठीक है। 19 के 1 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया? 6 प्रकार के। और जो 19 के आगे हैं यानी 19 के 2 से लेके 19 के कहाँ तक, 6 तक, ठीक। इसमें क्या है, इन आर्टिकल्स में क्या है, ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं इनमें किस आधार पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यानी किन किन आधारों पे इसके अंदर प्रतिबंध लगाया जाता है वो इसमें वर्णित है आगे को, ठीक है। यानी आप युक्ति राज्य किस आधार पे इस पे प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। युक्त प्रतिबंध का इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, ठीक। अभी बताता हूँ कि आपका क्वेश्चन क्या पूछता है, ठीक है। देखिए, आर्टिकल 19 के अंदर 19 के 1 से 19 के 6 तक 6 खंड हैं, ठीक है। जिसमें पहला जो 19 का 1 है यानी 19 का 1 है उसमें आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कह रहा हूँ, 19 के 1 के अंदर सब पॉइंट हैं उसके अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया। पहले इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं थी? 7 प्रकार की। देखिए, अब जो 19 का 1 है वो कैसे बनता है, जैसे जो 19 का 1 है वो ऐसे बनता है। देखो, 19 के 1 का क ऐसे, 19 के 1 का ख ऐसे बनता है, ठीक है। इस प्रकार से 6 खंड बनते हैं, क ख ग घ ङ च और छ, ठीक है। यानी क ख ग घ ङ
चौ और छ, ठीक। ये 7 बनते हैं, ठीक है। पहले कितने थे? 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये तो है, अभी बताऊंगा क्या है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। जो चौ वाला सेक्शन है वो हटा दिया गया है, वही आपका संपत्ति का मूल अधिकार हुआ करता था, ठीक है। जो 19 का चौ है ये 1978 में, मैंने परसों आपको बताया था, उसके अंदर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, यानी 44वां जो संविधान संशोधन था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1978 में था, उसमें एक प्रकार की और स्वतंत्रता थी, उसमें संपत्ति रखने का अधिकार हुआ करता था, ठीक है। तो ये 1978 में इस चौ वाले सेक्शन को हटा दिया गया है। अब चौ नहीं रहा, चौ की जगह सिर्फ जो 6 बचे हैं, क ख ग घ ङ, चौ तो हट चुका है, और छ, ठीक है। यानी ये 6 पार्ट बचे हैं स्वतंत्रता के मूल अधिकारों में 19 में। यानी जो 19 का 1 है उसके अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, वो 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूं। वहीं से क्वेश्चन आता है, जो 19 के 1 का चौ था वो क्या था? संपत्ति का मूल अधिकार हुआ करता था। 44वें संविधान संशोधन 1978 से उसको हटा दिया गया है और उसको अब रख दिया है आर्टिकल 300 के क में, ठीक है। यानी संपत्ति का मूल अधिकार अब एक कानूनी अधिकार बन के रह गया, ठीक। अब हम ये पढ़ेंगे, 19 का 1 पढ़ेंगे, उसके अंदर सब पार्ट पढ़ेंगे। बाकी के जो पार्ट हैं 19 के 2 से 19 के 6 तक, ये बताता है कि किन किन आधारों पर इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है, ठीक है। उसकी ओर हम आते हैं। देखिए, सबसे पहले 19 के क, ठीक है। यानी हम अब देखिए क्या पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 19 पढ़ रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 के अंदर कैसे डिवाइड किया है? आर्टिकल 19 के 1 से आर्टिकल 19 के 6 तक ऐसे। और जो आर्टिकल 19 का 1 है वो कैसे है? आर्टिकल 19 के 1 से क से 6 तक, ठीक है, ऐसे है। और इसमें 6 खंडे हैं। जो चौ था अब हटा दिया गया है, चौ को क्या डाल दिया है? मतलब आपका कानूनी अधिकार दे दिया गया, ठीक है। यही मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। पहला देखिए क्या है, 19 के 1 का क, इसमें क्या है? पहला वाला जो आता है आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसको आप कहते हैं, यानी भाषण प्लस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। इसके अंदर क्या है? भाषण प्लस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, आप चाहें कहीं भी कोई भी भाषण दे सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अलग अलग टाइप के नेता लोग हैं, या जो कोई नॉर्मल समाज से उठ के आता है, जो लोगों को लीड करता है, या कहीं पे आपको कोई भाषण देने होता है, कोई नहीं रोक सकता आप पे, ठीक है। क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट है, संविधान ने आपको भाषण की क्या दे रखी है? स्वतंत्रता दे रखी है। आप चाहें तो कोई भी भाषण कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रतिबंध की बात अभी आएगी। दूसरा, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या होता है? एक्सप्रेशन क्या होते हैं? देखो, अभिव्यक्ति का मतलब आप अपने विचारों को किस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं, चाहे आप बोल के प्रकट करें, चाहे आप लिख के प्रकट कर रहे हैं। यानी अगर किसी इंसान को खुद को एक्सप्रेस करने का जो अधिकार होता है, वही क्या होता है? आपकी अभिव्यक्ति होती है। चाहे आप बोल के कीजिए, चाहे आप लिख के कीजिए, चाहे मीडिया के थ्रू दीजिए, चाहे व्हाट्सएप पे दीजिए, चाहे फेसबुक पे दीजिए, आप कोई भी ना कोई मैसेज अपने विचारों को रख रहे हैं, वो आपकी अभिव्यक्ति है। तो आर्टिकल 19 का 1 के कॉमा आपको यही अधिकार दिया गया है कि आप क्या करेंगे? भाषण प्लस अभिव्यक्ति करेंगे, ठीक है। यानी आपको अधिकार होगा, एक स्वतंत्रता होगी, आप भाषण दे सकते हैं, आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। वो किस में? आपका स्वतंत्रता का एक अधिकार है, आर्टिकल 19 के क वाले सेक्शन में। अब मैंने क्या कहा? मैंने अभी बताया आपको, आर्टिकल 19 के 2 से 6 तक जितने हैं वो प्रतिबंधों की बात करते हैं। किसकी बात करता है? प्रतिबंध। यानी किन आधारों पे ध्यान से सुनना, किन आधारों पे आर्टिकल 19 के 1 के क से 6 तक, जिसमें चौ नहीं है, ठीक है, इनमें किन आधारों पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वो ये बात करेगा। अब देखिए, भाषण की स्वतंत्रता है, आपसे कहा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कहा आप कहीं पे जाके किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, ओपनली बोल रहे हैं, न्यायपालिका की अवमानना कर रहे हैं, किसी को देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, देश की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती दे रहे हैं, अगर इस प्रकार के भाषण या इस प्रकार के एक्सप्रेशन करोगे तो आपको बैन लगा दिया जाएगा, आपके अधिकार छीन दिए जाएंगे। यदि आपको कोई भी ऐसे भाषण या अभिव्यक्ति नहीं देनी है जहां देश की संप्रभुता यानी देश की सुरक्षा को खतरा हो, देश विरोधी नारे लग रहे हो, न्यायपालिका की आप
आप अवमानना कर रहे हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे दूसरे को क्या होती है, समस्या होती है, जिससे राष्ट्र को चुनौती मिलती है, ऐसे काम आपको नहीं करने हैं। ऐसे काम करोगे आपकी स्वतंत्रता छीन दी जाएगी। वो आर्टिकल 19 के 2 से 6 तक अलग अलग पॉइंट में कहा गया, पहले 2 में यही कहा गया है, ठीक है। तो अब देखिए, कुछ टाइम पहले आपने एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लग रहे थे, सुना होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद चल रहा था वहाँ पे, भारत से हम स्वतंत्रता चाहते हैं, इस टाइप के, यानी देश विरोधी अगर आपको नारे लगाने हैं तो आपको क्या किया जाएगा, सजा दी जाएगी, आपको जेल भी हो सकती है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उतना यूज करो जितना आपको दिया गया अधिकार, ये नहीं कि आप देश को सुरक्षा को, देश की संप्रभुता को या देश विरोधी आप नारे लगा रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 19 का क आपसे समझ में आ गया होगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, वैसे डायरेक्ट पूछता हो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप सीधे ऑप्शन उसमें 19 दिए रहता है, ठीक है, आप टिक मार लेना। बहुत टफ लेवल का पेपर आएगा तब पूछेगा 19 के 1 का क, ख, ग, घ, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट 19 का क, ठीक है। अब देखिए, पहला तो 19 के 1 का क पढ़ा आपने, अगला क्या है 19 के 1 का ख, ठीक है। बाकी में प्रतिबंध है, ठीक है, आगे वाले नहीं पढ़ेंगे हम, सिर्फ जितना आपके एग्जाम की दृष्टि से है वही हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है, शांतिपूर्ण तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, या हथियार रहित आप क्या कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपको क्या अधिकार दिया गया संविधान द्वारा, आप चाहें तो शांतिपूर्ण ढंग से या हथियार रही, ठीक है, हथियार नहीं होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार आपको होगा, ठीक है। आप कहीं पे देखे, बहुत से आपने सम्मेलन वगैरह देखे होंगे, लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, एकजुट होते हैं, अपनी बातें रखते हैं, सबमिट करते हैं, सम्मेलन करते हैं, लेकिन उसमें हथियार वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब पता लगा रिवॉल्वर, बंदूक वगैरह पढ़ के सम्मेलन करने जा रहे हो, ये नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। आपको शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन करने का संविधान क्या देता है, अधिकार देता है, जो आर्टिकल 19 के ख में वर्णित है, ठीक है। इस पे भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है किन्हीं केसों में, देश में आपातकाल लग गया है, कुछ हो गया, इन आधारों पे आपको पता ही है, जो आर्टिकल 19 है उसको राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, मैंने आपको बताया था। तो किन्हीं आधारों पे इस पे भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है, देश की सुरक्षा अगर इसको चुनौती दोगी तो। ये तो आर्टिकल 19 का ख था, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 19 के 1 का ग, देखिए जैसे आपने पढ़ा, पहला पढ़ा भाषण अभिव्यक्ति, दूसरा पढ़ा शांतिपूर्ण या हथियार रहित आप सम्मेलन कर सकते हो, तीसरा आपको संघ बनाने की छूट है, आप संघ बना सकते हो। देखो अगर आपका बेरोजगारों का संघ है, शिक्षित जैसे कोई जॉब में होते हैं उनका पर्टिकुलर संघ होता है, कोई आपका प्राइवेट सेक्टर होता है उनका संघ होता है, यानी वो क्या बना सकते हैं, एक संघ बनाने की छूट है। या कोऑपरेटिव लोगों का भी अब संघ बन सकता है, यानी सहकारी जो लोग होते हैं वो भी संघ बना सकते हैं। यानी 19 के क के गौ में क्या है, संघ बनाने की छूट, ठीक है, संघ। और ये संघ नॉर्मल भी हो सकता है, सहकारी भी हो सकता है, ठीक है। आपको संघ या सहकारी संघ बनाने का क्या है, अधिकार है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग जो है एकजुट होकर, जिनके पर्टिकुलर समान हित होते हैं, वो एक संघ का निर्माण करते हैं और उस संघ के बैनर तले क्या करते हैं, अपनी मांगों को मनवाते हैं। ये अधिकार संविधान ने आपको दिया है। खुद सोचिए कितना महान, कितना विस्तृत हमारा संविधान है, जिसने आपको इतने राइट दे रखे हैं, ठीक है। किसी और देश के संविधान में आपको इतने अधिकार नहीं मिलेंगे, ठीक है। यानी 19 के 1 के गौ में क्या है, संघ और सहकारी संघ बनाने की छूट। अगला देखिए 19 के 1 के घ में, ठीक है, इसमें क्या है। अब देखिए 3 चीज़ें जब आप पढ़ चुके हैं, उसके अलावा क्या होगा, आपको भारत के राज्य क्षेत्र में फ्री तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, आबाद रूप से संचरण कर सकते हैं। यानी पहले कश्मीर वगैरह इश्यू अलग था, आज की डेट पे क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर आप आबाद रूप से क्या कर सकते हैं, संचरण कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। आप उत्तराखंड के हो, आप यूपी जा सकते हैं, बिहार जा सकते हैं, महाराष्ट्र जा सकते हैं, कहीं आपको रोक टोक नहीं लगेगी। वो आर्टिकल 19 के 1 का घ कहता है, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में, ठीक है। प्रतिबंध तो लगेंगे ही लगेंगे। अब पता है, आपातकाल लगा है, कुछ लगा है, युद्ध की स्थिति हो रही है, कहीं तनावपूर्ण स्थिति है, धाराएं लग रखी हैं, तो वहां उसके इसमें आप नहीं जाओगे। नॉर्मल कंडीशन में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण, यानी बिना किसी रुकावट के आप क्या कर सकते हो, संचरण कर सकते हो या जा सकते हो, ठीक है। संचरण यानी घूमना फिरना, ठीक है। ये आपको संविधान ने आर्टिकल 19 के 1 के घ में क्या कर रखा है, आपको अधिकार दिया है। भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद रूप से आप क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। अगला देखिए 19 के 1 के घ के बाद क्या आता है, 19 के 1 का
9, ठीक है। इसमें क्या है, आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास कर सकते हैं, यानी आप चाहे बिहार रहें, उत्तर प्रदेश रहें, हरियाणा रहें, कश्मीर रहें, अब तो वर्तमान में आप चाहें कहीं भी रहें, यानी किसी भी भाग में आपको निवास करने की और वहाँ बसने की क्या है, स्वतंत्रता है। यानी आपको निवास प्लस स्वतंत्र, निवास प्लस, या तो आप वहाँ निवास कर सकते हैं या वहाँ आप बस सकते हैं, ठीक है। निवास प्लस बसने की स्वतंत्रता, ठीक। अब आप कहोगे सर इतने आर्टिकल कैसे याद करना है, आपको आर्टिकल नहीं करने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आर्टिकल 19 के अंदर 6 प्रकार की, 19 के 1 के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, वो पता होना चाहिए। किसमें क्या है इससे कोई मतलब नहीं। आपको पहला पता होना चाहिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको दूसरा पता होना चाहिए शांतिपूर्ण ढंग से आप क्या कर सकते हो, सम्मेलन वगैरह कर सकते हो, हथियार रहित, मतलब हथियार नहीं होने चाहिए उसमें। आपको किसी संघ को मनाने की आपको स्वतंत्रता है। आप भारत के राज्य स्तर में कहीं भी संचरण कर सकते हैं। आपको कहीं भी बसने या निवास करने का अधिकार है, ठीक है। ये तो आर्टिकल 19 के 9 में हो गया, ठीक है। और लास्ट जो है, पहले 4 हुआ करता था यहाँ पे, 19 के 1 का 4, अब जो है संपत्ति का अधिकार नहीं रहा, तो अब 19 के 1 का 6 लास्ट पार्ट, ठीक है। इसमें क्या है, आपको अपने तरीके से कोई भी आप वृत्ति, व्यापार, व्यवसाय करें उसकी छूट दे रखी है, ठीक है। यानी आप एक प्रकार से मतलब समझते, व्यापार व वाणिज्य या वृत्ति जो भी है, ठीक है, व्यापार वाणिज्य वगैरह की छूट है, ठीक है। आप अपने मनपसंद का व्यापार कर सकते हैं, वृत्ति कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। ये तो क्या थी, आर्टिकल 19 के अंदर की 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 19 के 1 की। अब देखिए 19 के 2 से 19 के 6 तक ये सिर्फ ये बताता है कि किन आधारों पर इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। खुद सोचिए, कोई व्यापार करने जा रहा है, उसका तकनीकी नहीं है, उसका क्यों भाई दूसरा उसको उस वाले व्यापार को करने की छूट देगा। देश में आपातकाल लगा, कोई स्थिति खराब है, आप क्यों जाओगे, देश विरोधी नारे आपको कौन लगाने देगा, अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है तो, ठीक है। ये बाकी आर्टिकल नहीं पढ़ने, और सिर्फ क्या बताता है किन आधारों पर इन आर्टिकलों पर प्रतिबंध लगेगा, ठीक है। उम्मीद है आर्टिकल 19 आपको समझ में आया हो। अब देखिए अगला आता है आर्टिकल 20, ठीक है, आर्टिकल 20, ठीक है। आर्टिकल जो मैं कहूँगा 19 में सिर्फ आपको इतना याद रखना है, स्वतंत्रताओं का अधिकार दिया गया, 6 प्रकार की स्वतंत्रता हैं, वो 6 कौन कौन से ये पता होना चाहिए। अनुच्छेद पर्टिकुलर अंदर का नहीं पता करना है, ठीक है, वो ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। देखिए क्या कहता है आर्टिकल 20, अपराधों के लिए, अभी बताता हूँ, ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है, संबंध में संरक्षण। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए अगर कोई अपराधी बनाया जाता है, या जब तक न्यायालय उसको घोषित नहीं करता है, यानी किसी को अगर अपराधी बना रही है या किसी ने कोई अपराध किया है, तो अपने को दोष सिद्धि यानी दोष रहित करने के लिए, या वो इस प्रूफ करने के लिए कि मैं दोषी नहीं हूँ, उसके लिए संविधान उसको संरक्षित करेगा, उसको कुछ पॉइंट बताएगा, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट, भूतकाल से कोई कानून नहीं लगेगा। इसका क्या मतलब हुआ, भूतकाल से कोई कानून नहीं लगेगा। आज किसी ने कोई अपराध किया, सपोज आज किसी ने कोई अपराध किया और उसको न्यायालय 1 महीने बाद कोई सजा सुनाती है, उसी 1 महीने से पहले पहले कोई संसद ने या किसी सरकार ने कानून बना दिया कि इस अपराध के लिए ये सजा है, ठीक है। फिर समझो, सपोज ए व्यक्ति कोई अपराध करता है, ठीक है, ए व्यक्ति क्या करता है, कोई अपराध करता है, और वो कब करता है, आज की डेट पे, सपोज आज कितने 12 अक्टूबर, ठीक है, आज की डेट पे कोई अपराध करता है, 1 महीने बाद कोई कानून बन जाता है इसी अपराध को लेकर, यानी 12 नवंबर को, तो न्यायालय या संविधान ये कहता है इस व्यक्ति पे 12 नवंबर के बाद, मतलब 12 अक्टूबर के बाद कानून बना तो वो नहीं लगेगा, ठीक है। या इस व्यक्ति को आप ऐसा कानून नहीं लगवाओगे जब उसने अपराध किया और उसके बाद आप कोई कानून बना रहे हो, उसके बाद यानी अपराध पहले कर दिया बाद में कानून बना रहे हो, उस पहले वाले अपराध को इस कानून के अकॉर्डिंग सजा दोगे, ऐसा नहीं होगा। यानी भूत लक्षित दंड से आपको क्या दिया गया है, मतलब संरक्षण दिया गया। यानी पुराना अगर आप आज अपराध कर रहे हो, कल के दिन कोई कानून बना रखा है, उस कानून से आपको क्या किया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है, आपको सिर्फ ये याद रखना, आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, ठीक है। दूसरा क्या है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा, यानी दोहरे दंड से संरक्षण दिया गया, ठीक है, दोहरे दंड से संरक्षण। अब क्या हुआ इसका मतलब, दोहरे दंड से संरक्षण, यानी देखिए
कोई इंसान अगर कोई अपराध करता है उसको सिर्फ एक बार सजा दी जाएगी, उसी अपराध के लिए उसको दोबारा सजा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये कब? न्यायालय की प्रक्रिया में होगा। ठीक है, किसी को अगर 10 साल के लिए सजा दे दी, 10 साल बाद वो बाहर आ गया, ये नहीं कि दोबारा उसको 10 साल के लिए सजा दे दो, ऐसा नहीं होगा। यानी किसी भी व्यक्ति को दोहरे दंड से संरक्षण दिया गया है, एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा दिया गया है, सिर्फ न्यायालय की प्रक्रिया में ही होगा। ऐसा नहीं कि कोई प्रशासनिक या किसी विभाग का मामला है, विभाग तो देते रहता है 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन एक ही अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा हमारा न्यायालय देता है, तो दोहरे दंड से उसको क्या किया गया? संरक्षण किया गया। और तीसरा, अपने ही विरुद्ध अगर आप किसी को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करोगे, यानी अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी को बाध्य नहीं करोगे। ठीक है, किसी ने कोई अपराध किया है, उसे जबरदस्ती ये नहीं कहलाओगे कि हाँ तूने अपराध किया, स्वीकार कर स्वीकार कर स्वीकार कर, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यानी अपने ही विरुद्ध अपराध मतलब अपने ही विरुद्ध गवाही से क्या दे रखा है? संरक्षण दे रखा है। अगला देखिए आप लोगों का क्या आता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यानी आर्टिकल 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर देना। और इसके अंदर ही आपका क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, प्राण एवं, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का सबको क्या होगा? अधिकार होगा। अर्थात कोई भी किसी के भी प्राण या किसी की भी देह यानी जो आत्मा या जो शरीर है उससे उसको तभी वंचित किया जाएगा जब विधि द्वारा स्थापित कोई प्रक्रिया होगी। इसका मतलब क्या है? कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही किसी को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, यानी आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 21 क्या कहता है? 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में है किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत वंचित किया जाता है। ठीक है, अब ये बताता हूँ क्या होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, प्रोसीजर बाय द लॉ, प्रोसीजर बाय द लॉ, प्रोसीजर बाय द लॉ, यानी केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ऐसा नहीं कि आपको कोई गोली मार के उड़ा दे, कोई ऐसे ही मार दे, ऐसा नहीं होगा। किसी को भी अगर उसके प्राण से मतलब उसको मौत देनी है, उसको मृत्यु देनी है, तो ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो कानून के द्वारा स्थापित की गई है, अन्यथा नहीं। ठीक है, अब कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ क्या हुआ? देखिए, ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ये याद रखना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, यानी ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या होता है? ब्रिटेन में क्या है? संसद सर्वोच्च है, वहाँ के न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं है। ब्रिटेन में क्या है? संसद सर्वोच्च है, यानी अगर वहाँ की न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानून की वो नहीं करती, समीक्षा नहीं करती, यानी ये मान के चलिए संसद ने जो बना दिया वही सर्वोच्च है, वही विधि है, उसी के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया होगी वही चलेगी। ठीक है, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने यूनाइटेड किंगडम से ली है। इसका ये मतलब है कि ब्रिटेन में वहाँ की न्यायपालिका को ये अधिकार नहीं है कि संसद ने जो कानून बना रखा है उनके, वो उसकी समीक्षा कर सके। जबकि अमेरिका में थोड़ा सिस्टम अलग है। अमेरिका में क्या है? वहाँ पे एक और चीज़ होती है, जैसे यहाँ पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, अमेरिका में यथोचित विधि प्रक्रिया आती है। ठीक है, क्या आती है? यथोचित विधि प्रक्रिया, यथोचित विधि प्रक्रिया। ठीक है, अमेरिका में इसका जस्ट उल्टा है। जैसे ब्रिटेन में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आएगी, यानी संसद ने जो कानून बना दिया उसको न्यायालय समीक्षा नहीं कर सकती है, वही कानून सबसे सर्वोपरि है, उसकी कोई समीक्षा नहीं कर सकता है। जबकि अमेरिका में क्या है? यथोचित विधि प्रक्रिया, उसको क्या कहते हैं जो ब्रिटेन में है? प्रोसीजर बाय द लॉ, और इसको क्या कहते हैं? ड्यू प्रोसीजर लॉ। ठीक है, ड्यू प्रोसीजर लॉ। ठीक है, यथोचित विधि प्रक्रिया, ड्यू प्रोसीजर लॉ। इसमें क्या होता है? यहाँ की संसद ने अगर कोई कानून बना दिया तो वहाँ की न्यायपालिका चेक करेगी कि जो कानून बनाया गया है कोई उल्टा सुल्टा या अनाप शनाप कानून तो नहीं बना दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ हो, यानी ऐसा कानून तो नहीं है जो किसी इंसान के व्यक्तिगत अधिकार को बुरी तरह से क्षीण करता हो। किसी को एक नेचुरल जो है, मतलब हर कोई दुनिया में आया है, एक बेसिक न्याय तो उसको मिलना ही मिलना चाहिए। कहीं ऐसा कानून तो नहीं कि उस बेसिक न्याय
को भी वो कानून नहीं दे रहा हो तो अमेरिका में न्यायालय उस कानून को शून्य घोषित कर सकता है अगर उसको लगा ये कानून खराब बना रखा है। ये अमेरिका की देन है। जबकि हमने क्या अपना रखा है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी हमने ये कहा है किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से केवल एक आधार पर वंचित किया जा सकता है, वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब देखिए किसी को फांसी वगैरह की सजा होती है क्योंकि वो प्रावधान किया गया कानून में, ठीक है। जैसे कानून में लिखा है कि इस सजा के तहत मौत की सजा है, तो वो कानून बनाया गया, संसद ने बना रखा है। अगर वो कल के दिन ये कह दे रेप करने वाले को 2 महीने के अंदर मौत की सजा सुनाई देगी, अगर कानून बन गया तो न्यायपालिका ने देखा कि कानून संसद ने बना रखा है, यानी संसद सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है तो रेप के केस के लिए मौत की सजा सुना देगी, तभी उस व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। यानी संसद ने जो कानून बना रखा है, जिस चीज के लिए उसको प्राण छीने जाएंगे उसी के तहत उसके प्राण छीने जा सकते हैं, अन्यथा नहीं, ठीक है। ये तो आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से केवल एक ही आधार पर वंचित किया जा सकता है, वह है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या हुआ, एक तो ये प्रक्रिया। पहले क्या होता था, एक बार देखिए एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, एक न्यायालय निर्णय दिया था A.K. गोपालन, ठीक है। A.K. गोपालन नाम के व्यक्ति, मतलब A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का एक केस हुआ था। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, थोड़ा मजा आएगा आपको सुनने में। देखिए A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का 1950 के आसपास एक केस हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, किसी भी व्यक्ति का जीवित रहना ही उसका जीवन का अधिकार है, यानी इंसान जीवित है वही उसका जीवन का अधिकार है। यही माना गया था पहले के टाइम पे, यही माना जाता है इंसान जीवित है तो वही उसका क्या है, जीने का अधिकार, मतलब वही उसका जीवन का अधिकार है, ठीक है। लेकिन 1978 के बाद से इसमें परिवर्तन आने लग गई, जिसमें केस का नाम था मेनका गांधी वर्सेज भारत संघ, ठीक है, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ। यहाँ से क्या हो गया, न्यायालय ने कहा केवल जीना ही जीने का अधिकार नहीं, यानी इंसान जिंदा है सिर्फ उतना ही जीने का अधिकार नहीं है, उसमें कुछ और भी चीज़ें होनी थी, जैसे वो एक गरिमापूर्ण जीवन जिए, मतलब अगर वो लाइफ जी रहा है तो उसमें गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए, यानी मानवीय गरिमा होनी चाहिए, उसकी अपनी गोपनीयता होनी चाहिए, यानी निजता जिसको बोलते हैं, जिसको आप प्राइवेसी भी वगैरह बोलते हैं, अगर गोपनीयता है, वो अपना गरिमापूर्ण जीवन जी रहा है, या इसके अलावा उसके मतलब गोपनीयता के अधिकार, रोजी रोटी का उसके पास अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का भी उसके पास अधिकार होना चाहिए, यानी बहुत सी चीज़ों को लेके उसने कहा जब इंसान को ये सब चीज़ें मिल रही है तभी उसके हम प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा कर सकते हैं। अब बताइए पर्यावरण वो होगा, मतलब अशुद्ध होगा, पर्यावरण में प्रदूषण होगा तो इंसान क्या करेगा, सांस लेगा, सांस लेके उसके अंदर गंदगी जाएगी, बीमार होगा तो उसके प्राण या दैहिक मतलब शरीर क्या हो जाएगा, वो त्याग देगा, यानी उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो न्यायालय ने ये माना जीवित रहना ही सिर्फ जीवन का अधिकार नहीं है, रोजी रोटी का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पेयजल, निजता का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ये सब भी किसके अंदर आते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंदर, यानी आर्टिकल 21 के अंदर वो ये सब चीज़ें भी शामिल की गई हैं, ठीक है। ये तो था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि यथोचित विधि की प्रक्रिया और स्वच्छ पर्यावरण वगैरह का जो भी है, ठीक है। आर्टिकल 21 का क सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास का, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिए, दूसरी पेन से लिख लीजिए। आर्टिकल 21 का क, इसको आर्टिकल भी पढ़ना है, इसको जो चीज़ बताऊंगा उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें है मुफ्त शिक्षा का अधिकार। क्या है, मुफ्त शिक्षा का अधिकार, ठीक है। किसको, मुफ्त शिक्षा का अधिकार किसको होगा, मुफ्त शिक्षा का अधिकार ऐसे बच्चे जो वर्ष 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के, ठीक है। यानी राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने स्तर से जैसा उसको सीख लगे 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, इसको अनिवार्य कर देना है, ठीक है, साथ में मुफ्त एवं अनिवार्य। ये क्वेश्चन पूछता है, अगर आपसे पूछता है कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, आर्टिकल 21 के क में, ठीक है। जो क ख ग घ होते हैं उसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। और ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, किस संविधान संशोधन के तहत मुफ्त शिक्षा के अधिकार को संविधान में इंक्लूड किया गया था, वो है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया। और ये कब हुआ था, आपका 2002 में, ठीक है,
2002 में गवर्नमेंट ने क्या किया, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम पास किया और उसके तहत क्या किया, आर्टिकल 21 के 1 को जोड़ा गया। उसमें क्या लिखा गया, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा, किसे होगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। और ये किसका दायित्व होगा, राज्य का, यानी राज्य मतलब जो सरकारें हैं वो क्या करेंगी, बच्चों को ये देंगी। और ये कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना पूरे पॉइंट जितने ये बताए मैंने आपको, ठीक है। यानी मुफ्त शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इस विधेयक को 21 के 1 में जोड़ा गया। मुफ्त शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। ये पेपर में आपके आता है, ठीक है। अगला और अंतिम आर्टिकल देखिए, आपका आर्टिकल 22, ये आपकी स्वतंत्रता के अधिकार वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 22, ठीक है। आर्टिकल, अब देखिए मैंने परसों आपको बताया था कि आर्टिकल 20 और 21 के अलावा अन्य आर्टिकलों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपात में। आज मैंने आपको 20 भी बता दिया, 21 भी बता दिया, उम्मीद है आपके वो समझ में आया होगा। उन दोनों को नहीं करते हैं, ठीक है। और अंतिम आता आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है भारतीय संविधान का, इसके तहत ये प्रावधान किया कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से आपको संरक्षण दिया जाएगा, यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी प्लस निरोध से आपको क्या दिया जाएगा, संरक्षण, यानी गिरफ्तारी प्लस निरोध से संरक्षण, ठीक है। अब इसे संरक्षण, इसमें क्या है, देखो आपको गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का मतलब क्या होता है, निरोध को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डेटिनेशन, यानी डेटोनेशन बोलते हैं, ठीक है, डेटोनेशन, ठीक। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, डेटोनेशन का मतलब क्या होता है, डेट्रोशन बोलते हैं शायद इसको, डेटोरेशन बोलते हैं, डेट्रोशन बोलते हैं, DETROTATION है, ठीक है, डेट्रोशन बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, कुछ दशाओं में जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसको गिरफ्तार कर दिया, तुरंत उसको ये अधिकार होगा कि अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछ सके, ठीक है। एक तो वो क्या पूछेगा, गिरफ्तारी का कारण पूछेगा, क्या पूछेगा, गिरफ्तारी का कारण, आखिर गिरफ्तार क्यों किया गया है। दूसरा, जब उसको गिरफ्तार किया होता है 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है, किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, जो वहाँ पे मजिस्ट्रेट होगा, ठीक है। लेकिन इसमें जब उसमें यात्रा वगैरह में जो टाइम लगेगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा। गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और इसको अपना कारण बताना होगा कि इसको गिरफ्तार क्यों किया गया। तीसरा, इसको ये अधिकार दिया गया गिरफ्तार व्यक्ति को कि अपने मनपसंद का वकील सेलेक्ट करके न्यायालय में जा सकता है, यानी इसको अपने मनपसंद का वकील सेलेक्ट करके न्यायालय में जाने का क्या है, अधिकार है। यानी आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तार प्लस निरोध से क्या कर सकता है, संरक्षण कर सकते हैं। इसी के अंदर एक टर्मिनोलॉजी आती है, उसको क्या होता है, निवारक निरोध, ठीक है। क्या आता है, निवारक निरोध, ठीक। निवारक निरोध में क्या होता है, देखिए इसमें क्या चीज़ एक्सप्लेन की गई, जैसे कोई व्यक्ति है, अगर कहीं पे लगा कि ये व्यक्ति हो सकता है कि कोई जुर्म करने वाला है या इस व्यक्ति से हो सकता है किसी को खतरा है, तो पहले ही उसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा, यानी उसको पहले भी गिरफ्तार कर दिया जा सकता है कि वो अपराध, यानी अपराध का संदेह जिस व्यक्ति पे होता है उसको अपराध करने से पहले भी गिरफ्तार करने का क्या है, अधिकार है। उसको क्या बोला जाता है, निवारक निरोध। और संभवतः ये कितना है, 3 माह तक, ठीक है, इसको ऐसे रखा जा सकता है। अगर ये कंफर्म नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में बता दूंगा। तो वैसे संभवतः इसमें कितना है, 3 माह का इसमें क्या दे रखा है, समय दे रखा है। इसको क्या बोलते हैं, निवारक निरोध बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। स्वतंत्रता का अधिकार हम लोगों ने पढ़ा, आप लोग इसको रिवाइज करना। 2 क्लासेज और आएंगी, हम फंडामेंटल राइट कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगली क्लास की ओर जाएंगे। तब फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय।